बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम कैसा गया ये अभी डिसाइड होगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, उस साइंस के ऑब्जेक्टिव को लेकर हम दोनों सर जी प्रस्तुत हुए हैं। और दोनों सर जी बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसका आंसर बताएंगे और 100% सही आंसर बताएंगे। हम लोग दूसरे यूट्यूबर की तरह कोई भी आंसर लगा के आगे नहीं बढ़ेंगे, पूर्ण एनालिसिस के साथ बताएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सर हाथ में क्वेश्चन भी लिए हुए हैं, और आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया था, आप ये देख सकते हैं। यही क्वेश्चन था कि नहीं था, देख लीजिए। तो यही क्वेश्चन है और इसमें 80 गो ऑब्जेक्टिव है, और 80 ऑब्जेक्टिव में 50 प्रश्न का जवाब आपको देना था। तो हम दोनों सर मिलकर क्या करते हैं, सर फिजिक्स के बताएंगे और हम जो आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए बहुत कम समय में हम लोग आप लोगों को आंसर से परिचित कराते हैं। सर फिजिक्स का आंसर देंगे, दोबारा कर रहे हैं, और हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आंसर देंगे। लेकिन प्रयास करेंगे कि हमारा आंसर सर भी दे दे और सर का आंसर हम भी दे दे। देखते हैं कि हमको जो पढ़े वो याद अभी तक है कि नहीं है, ये आप लोगों के सामने इसका भी पता चल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 से 80 तक प्रश्न है, जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो 50 को देंगे तो 50 नंबर मिलेगा। क्या सर? पहला सवाल है, आपका पहला सवाल है, यहाँ देख सकते हैं बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन 1 है वास्तविक तथा उल्टा, और आपका बी में काल्पनिक तथा सीधा, और सी में वास्तविक तथा सीधा, और डी में काल्पनिक तथा उल्टा। तो आप देखिएगा समतल दर्पण में उल्टा कभी नहीं बनता है, और उल्टा नहीं बनता है तो सीधा बनता है, और सीधा बनेगा तो हमेशा होगा काल्पनिक, या उसी को बोलते हैं आभासी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी में। चलिए दूसरा प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? जब दर्पण पर पड़ती है तो कहाँ से दर्पण से टकराकर कहाँ से, एक में ध्रुव से, कि वक्रता केंद्र से, कि फोकस से, तो मुख्य अक्ष से। तो आप बताइएगा कहाँ से, फोकस से होकर। इसका हो जाएगा आपका सी। आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो हमने इस जितने प्रश्न हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो इस चैनल पर अपलोड नहीं है। अब फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड और थर्ड चैप्टर को आपके एग्जाम से पहले हम लोग क्लियर करा दिए हैं, और सभी प्रश्न उपलब्ध है, सभी हम बताए हैं, ठीक है। और बिल्कुल हूबहू आया है, कोई चेंज नहीं। तो एक में अपवर्तन में, कि नियमित परावर्तन में, कि प्रकीर्णन में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आप देख सकते हैं परावर्तन में, यहाँ पर लगा दिया है नियमित परावर्तन में। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है जब भी अवतल की बात करता है। तो 1 में धनात्मक है, बी में ऋणात्मक, सी में 0 और डी में अनंत। तो जब भी अवतल की बात करेगा, वो लेंस हो या दर्पण हो, फोकस की बात करें, क्षमता की, सब क्या होती है, ऋणात्मक होती है। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में, सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? 1 में उत्तल दर्पण, बी में समतल, और सी में अवतल दर्पण, और डी में बेलनाकार। तो सौर कुकर जो होता है, जो सूर्य के प्रकाश से खाना बनता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर सर बता दिए हैं। चलते हैं आगे की प्रश्न में। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होती है। उत्तल दर्पण की बात करता है तो 1 में वास्तविक और उल्टी, और बी में वास्तविक और सीधी, आभासी और सीधी, वर्धित और उल्टी। तो उत्तल दर्पण में कभी भी उल्टा प्रतिबिंब बनवे नहीं करता है, तो उल्टा जिसमें वो काट दीजिए, इसमें भी उल्टा, इसमें भी उल्टा, में वास्तविक भी नहीं बनेगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ आभासी और सीधा। ऑप्शन चल गया सी के साथ। चलिए 7 नंबर है, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। जब वस्तु कोई दर्पण हो, अनंत पे हो, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, कि वक्रता केंद्र पर, कि 2F पर, कि अनंत पर। तो बोलिएगा सर कहाँ पर, फोकस पे बनता है। आपका 8 नंबर है, वक्रता त्रिज्या बराबर होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है 2F, कि F/2, कि F, कि I/F। तो देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा? तो देख सकते हैं R बराबर आपका आएगा 2F। R बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2F आ जाएगा। चलिए आपका यहाँ पर अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वायु में, मतलब जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है वो विरल माध्यम, जिसमें कम होती है वो सघन माध्यम। तो बोलिएगा वायु से, मतलब विरल से सघन, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। किधर? अभिलंब की ओर। यहाँ पर इसका नहीं होगा, आपका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। उल्टा पूछता कहाँ से वायु में, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपका 10 नंबर प्रश्न है, दर्पण सूत्र क्या होती है? तो सर वहाँ पर लिख दे रहे हैं दर्पण सूत्र, आप बताइएगा 1/F बराबर होता है 1/V + 1/U। देख सकते हैं ऑप्शन एक ही में है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है।
चलते ही इसको सिद्ध भी किए हैं, जरूर देख लीजिएगा, 6 नंबर में आता है। 11 नंबर है प्रश्न, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होती है, मतलब प्रकाश की वेग जहाँ पर कोई माध्यम नहीं हो, अगर निर्वात है तो ले लेंगे, कौन ले लेंगे, निर्वात। अगर निर्वात नहीं रहता तो वायु में, फिर आपका जल में, सबसे कम कांच में। आगे की प्रश्न है, अपवर्तनांक की इकाई होती है, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होती है, तब ये सब कोई नहीं है, मीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डायोप्टर भी, कोई भी मात्रक नहीं होती है। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है, तो बोलिएगा सर न्यूटन का नियम नहीं, बॉयल का नियम नहीं, स्नेल का नियम, क्यों हो जाएगा, स्नेल का नियम। और ओम के नियम पढ़िएगा 4था चैप्टर में। दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, आप बोलिएगा अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल लेंस की, इनमें से कोई नहीं, तो हमने पढ़ाया भी इस चैनल पर उत्तल लेंस, और निकट रहेगा तो आप बताइएगा अवतल लेंस। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तु पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो बोलिएगा समंजन क्षमता, और समंजन ना दिया तो क्या हो जाएगा, समायोजन की शक्ति। लेकिन ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, ये सब नहीं होगा, ये सब दोष नहीं होगा। आगे प्रश्न यहाँ पर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना, 15 सेंटीमीटर की, 25 कि 20 होगा कि 30, तो बोलिएगा कम से कम कितना होना चाहिए, यहाँ पर बता रहे हैं सर 25 सेंटीमीटर। चलिए, आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है, परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन की इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, बता दिए सर, वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। प्रकाश का, क्योंकि बहुत कम समय में हम लोग चाह रहे हैं कि इसको पूरा कंप्लीट कर दे, और आप लोग जरूर पूरा मिला लीजिएगा, कितना सही हुआ है, एक भी गलत नहीं हम लोग बताएंगे। हमसे कहा तो गलत ही हो सकता है, क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ 8 साल हो चुका है और हम अंदाजे लगा रहे हैं, लेकिन सही हो जा रहा पता ना कैसे, ये तो यही है अनुभव, यही है अनुभव, ठीक है। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णित होती है, तो लाल की, नीला की, बैगनी की, हरा, तो सबसे कम हो जाएगा आपका लाला, सबसे अधिक पूछता तो आपका हो जाता बैगनी। चलिए, तारे का टिमटिमाना किस कारण होता है, एक में वायु प्रदूषण की, प्रकाश का प्रकीर्णन की, वायुमंडलीय अपवर्तन की, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए, यहाँ पर आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना सही है, मतलब आकाश का रंग नीला दिखता है, कौन सी घटना, परावर्तन की, प्रकीर्णन की, अपवर्तन की, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, 18 आपका यहाँ 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे कम प्रकीर्णित होता है, तो एक में लाल है, नीला है, बैगनी, हरा, तो आपका हो जाएगा लाल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका तरंग सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलिए, आपका 19 नंबर प्रश्न यहाँ था, नीचे देख सकते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो वायु प्रदूषण की, प्रकाश का प्रकीर्णन की, वायुमंडलीय अपवर्तन की, इनमें से कोई नहीं, तो बोलिएगा इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए, आप चलते हैं हम लोगों ने क्वेश्चन में, तो चलते हैं 20 नंबर प्रश्न में। चलिए, 20 नंबर प्रश्न है, लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है, तो बोलिएगा मीटर में कि डायोप्टर में कि सेंटीमीटर की, वाट में, तो डायोप्टर में। आई नहीं होगा तो एक और हो जाता है प्रति मीटर। ठीक है, चलिए, मीटर इन्वर्स हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है, जब भी एसआई मात्रक पूछे तो वोल्ट की, ओम की, एम्पियर की, वाट, तो बोलिएगा सर एम्पियर होता है, इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। आपका 22 नंबर है, निम्नलिखित में किस उपकरण में विद्युत धारा मापी जाती है, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापते हैं, मीटर से कि गैल्वेनोमीटर की, इनमें से कोई नहीं, तो बोलिएगा ए मीटर। ऐसे धारा मापी उपकरण ये भी है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, ए मीटर भी। चलिए, इसमें और प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर की, ओम की, वोल्ट की, कूलम, तो क्या हो जाएगा इसका, ओम हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो बोलिए तांबा के कि, लोहा के कि, नाइक्रोम के कि, रबर के, तो सोना तो ऑप्शन, चांदी ऑप्शन में नहीं है, तो चांदी नहीं होगा, यहाँ पर तांबा लेंगे। चलते आगे की ओर, आपका यहाँ पर 25 नंबर, फ्यूज को जोड़ा जाता है किस क्रम में, तो आपको पता ही होगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। यहाँ पर है विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, तो आप बोलिएगा I² भी होता है और VI भी होता है। ठीक है, आपका हो जाएगा D। यहाँ पर है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका वाट होता है। समय कम लेने के कारण आपको सीधे हम फोकस कर रहे हैं आंसर पर, ठीक है, ताकि आप भी मिलान कर लीजिएगा। चलिए, आपके आगे प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या होती है, तो बोलिएगा इस चारों ऑप्शन में आपका हो जाएगा किलोवाट घंटा, KWH। तो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो बोलिएगा 3.6 × 10⁶ जूल, आपका हो जाएगा C। आपका यहाँ 30 नंबर है, समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध क्या के लिए कौन सा ही सूत्र है, तो ये तो श्रेणी क्रम के लिए आपका है, समांतर क्रम के लिए हो जाएगा आपका 1/R = 1/R1 + 1/R2। चलिए, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई तो हो गया है आपका। निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो बोलिएगा बर्फ का पिघलना कि, कागज़ का जलना, कांच का टूटना कि, इनमें से कोई नहीं, तो बोलिएगा कागज़ का जलना, क्योंकि फिर जलने के बाद उसको कागज़ नहीं बना सकते हैं।
लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? विस्थापन की, समायोजन की, ऑक्सीकरण की, उदासीकरण। इसका आंसर सर बता दिए, यहाँ पर क्या हो गया? सी हो गया। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी की, ऊष्मा छेपी की, उदासीन की, तापीय। इसका हो जाएगा ऊष्मा छेपी। चलिए आगे प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2 की CaO की CaCO3 की CaOH2। तो क्या हो जाएगा आपका? CaCO। बच्चा सही लगाया जो जिसका कॉपी है। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? हरा की, नीला की, पीला की, लाल। यहाँ हो जाएगा आपका नीला। 36 नंबर है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर सर आपको रिएक्शन करके बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, थोड़ा भी गलत नहीं होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ रहा है। चलिए आगे की प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए ए भी है, बी में भी है और सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए सर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो बी वाला है, देखिए बी वाला में क्या किया? दोनों अपने आयनों का आदान प्रदान किया है, तो ये हो गया उभय विस्थापन, नहीं होगा। यहाँ पर एक साथ आया है तो ये हो गया कथी? संश्लेषण, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका चला गया 37 नंबर का। कौन से गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? CO2, SO2, O2, H2। तो हो जाएगा CO2। तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है? चमकदार हो जाता है, लाल हो जाता है, हरा आवरण का निर्माण करता है, कोई परिवर्तन नहीं, तो हरा आवरण का निर्माण करता है। फिजिक्स का क्वेश्चन खत्म हो चुका है और सर चल दिए अपने क्लास की ओर, क्योंकि ऑफलाइन क्लासें भी चल रही है इसी समय पर, तो क्लास डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए सर चले गए हैं। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम आपको बढ़िया से करा रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा एक बार क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हम लोगों ने सारा ऑब्जेक्टिव सीरीज में कराया था क्वेश्चन। आप जाकर कहोगे तो एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 HCl HNO3 CH3 COOH। तो इसका सूत्र होता है HNO3। निम्नलिखित में से कौन क्षार है? क्षार यानी भस्म। अब भस्म के पहचानने का तरीका क्या होता है? OH। देख लीजिए किधर OH लगल है, इनमें COOH नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा? NaOH। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक, एसिटिक, ऑक्जेलिक, साइट्रिक। तो क्या हो जाएगा? साइट्रिक। केमिस्ट्री वाला स्पेशल क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन दिए थे, ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? मिथाइल ऑरेंज, फिनेप्थिलीन, इनमें से कोई नहीं। लिटमस। तो हो जाएगा लिटमस। लिटमस होता है, हल्दी होता है, याद रखिएगा। एक लिटमस होता है, हल्दी होता है, ये दोनों जो है प्राकृतिक सूचक है। अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है? अम्ल में कौन सा हो जाएगा? तो नीला से लाल हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा लाल, लाल हो जाता है। एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? HCl NaOH CaCO3 MgHO2। तो हो जाएगा मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका सही आंसर। एंटासिड में होता है, जो बच्चे देख लीजिए बहुत हार्ड क्वेश्चन को भी सही टिक लगाया है, समझिए कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग उसको पढ़ाए होंगे। अगला ऑब्जेक्टिव है, एक उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कथी है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्न में से किसका प्रयोग मिश्र धातु बनाने में नहीं होता है? तांबा का होता है, जिंक का होता है, सोना का नहीं होता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सोना का भी होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता, क्योंकि देखो धातु बोला है, कभी बोला है धातु, और ऑक्सीजन कथी है? अधातु, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, घंटियाँ बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? लोहा, सीसा, जिंक, कांसा। तो बोलेंगे कांसा का। कमेंट में बता दीजिए कांसा किसका मिश्रण है? तो देख लो, कॉपर प्लस टीन का होता है, ठीक है। घंटी बनता है तो टीन की मात्रा ज़्यादा होता है। जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है? CO2 H2N2। तो कभी जाएगा H2 निकलेगा, क्योंकि अम्ल में कथी होता है? अम्ल में हाइड्रोजन गैस होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोना। तो सोना नहीं करती है, ठीक है। अगला है, अधातुएं होती है, आघातवर्धन, धवनिक, तन्य, भंगुर। तो भंगुर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्यतः तरल अवस्था में होती है? धातु का नाम बोला है, तरल अवस्था में जिंक, तांबा, लोहा, पारा। तो हो जाएगा पारा, इसी को बोलते हैं मरकरी। लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, सीसा, चांदी, जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक, क्योंकि हम जब लोहा को रंगते हैं तो उस पर जिंक का परत चढ़ाते हैं, जस्ता बोलते हैं इसी को। अगला ऑब्जेक्टिव है, ये हो चुका है, कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? यानी यहाँ तक हम लोगों ने जो अभी तक क्वेश्चन जो किया, ये हमारा केमिस्ट्री का था और ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा है,
कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? केंद्रक में, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया तक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, लेकिन हम जो है आपको 80 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एमिनो अम्ल, वसीयम, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज। तो हो जाएगा इसका सही आंसर ग्लूकोज। अगला है कौन सा अंग पित्त रस का श्रवण करता है? अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत, यकृत। हो जाएगा यकृत। पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? अमाशय, छोटी आंत, मलाशय, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करता है। वृक्क की मूल इकाई कथी है? एवलियोलस, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन हो जाएगा। वृक्क की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइट्स। तो सही आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। न्यूरॉन को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है? सेरिबेलम, मेंडुला, प्रोस, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम होता है, इसी को बोलते हैं अनुमस्तिष्क। कथी बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स क्रिया को यानी प्रतिवर्ती क्रिया को। तब मस्तिष्क के सेरिबेलम मेरुरज्जु। तो हो जाएगा इसका सही आंसर मेरुरज्जु। ठीक है। अगला है किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? लड़ो या भागो। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन। तो इसी को बोलते हैं एड्रेनलिन को। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, पिट्यूटरी। तो हो जाएगा सही आंसर पिट्यूटरी। सूर्यमुखी का सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है? तो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। जिधर प्रकाश होगा उधर घूमेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनन का अलैंगिक विधि है? तो मुकुलन हमारा इसका सही आंसर है। मुकुलन जो अलैंगिक विधि है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है? तो हाइड्रा भी करता है मुकुलन द्वारा ही। ब्रायोफाइलम यानी ब्रायोफिलम में पौधों में कौन सा भाग प्रयोग होता है? कथी में? वानस्पतिक जनन में। जड़, फूल, पत्ता, तनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती, हमने पढ़ाया था। अगला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है? प्रिस्टिल, अंडाशय, स्टाइल। तब पुंकेसर हो जाएगा फूल का नर प्रजनन अंग है। ठीक है। मानव पुरुष में वृषण का क्या कार्य है? मूत्र उत्सर्जन, अंडाणु बनाना, पाचन, शुक्राणु बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु बनाना। मानव मादा मेनिस्ट्रेशन कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि पथ में, अंडाशय में, अंडवाहिनी में। तो अंडवाही नलिका में, इसी को बोलते हैं फैलोपियन नलिका। अगला है एक मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। जोड़ा कहेगा तो 23 मारना है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? माता, पिता, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं तो हो जाएगा पिता। गुणसूत्र केवल किससे बने होते हैं? केवल प्रोटीन, आरएनए, वसा, केवल डीएनए प्रोटीन। तो इसका सही आंसर रहेगा डीएनए और प्रोटीन। बहुत कम समय में आपको मेंशन करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव का अवशेषीय अंग है? हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, अपेंडिक्स। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। मानव का विकास कहाँ से हुआ है? तो अफ्रीका से हुआ, याद रखिएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने 80 के 80 क्वेश्चन आपको करा दिया। आप कमेंट में बताइए कि 80 में आपका कितना सही था, यानी 50 को बनना था तो आप बताइए कि 50 में आपने कितना सही किया। ठीक है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता है। बहुत जस्ट अभी आधे घंटा में फिर आपको एक ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलेगा सोशल साइंस का। जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है ना, उस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो वार्षिक एग्जाम होने वाला है उसका भी बेहतरीन तरीके हम करा रहे हैं। तरीका कराएंगे और तैयारी कराएंगे आप लोगों को। और उसमें जो है उसका तो एकदम अलग ही क्वेश्चन होगा और देखने लायक क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप जो पढ़े होइएगा वही क्वेश्चन उसमें आएगा। ठीक है। तो वीडियो को यहीं